हेलो गाइस, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है ना, अल्टरनेटिंग करंट, उसके अंदर ना छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमसे एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जिनसे मतलब वन लाइन के, मतलब जिसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला नहीं है पर पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है वॉटलेस करंट। अब ये वॉटलेस करंट क्या होता है, नाम से देखो वॉटलेस, किसी की वाट नहीं लगा सकता पर फिर भी करंट है, मतलब कि वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का ही दूसरा नाम होता है आइडियल करंट, मतलब कि जो किसी काम का नहीं है। आइडियल किसको बोलते हैं, जो किसी काम का ना हो ना। तो अब समझो ये क्या बात मैं कर रही हूं। तो वॉटलेस करंट वो करंट होता है जो सर्किट से कोई भी पावर को कंज्यूम ना करे अपनी खुद की मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट, यानी जो करंट अपनी मेंटेनेंस के लिए सर्किट से कोई करंट नहीं कंज्यूम कर रहा, वो क्या कहलाता है, आपका वॉटलेस करंट। जैसे कि समझो कि मैं जब पावर का फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो पावर का फॉर्मूला एक तो ये होता है आपके पास में I स्क्वायर RMS इंटू में R इंटू का cos फाई, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास में पावर के फॉर्मूला में ना हमेशा करंट का कॉस वाला कंपोनेंट यूज होता है, कभी भी साइन वाला कंपोनेंट यूज नहीं होता। मतलब कि मान लिया कि मैंने एक एक्सिस ड्रॉ करा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहां पर आपके पास में क्या है, इस तरीके से मानो कि यहां पर आपके पास में I करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। और ये क्या बना रहा था, यहां पर इस तरीके से एंगल बना रहा था आपके पास में, ठीक है, फाई एंगल बना रहा था, ठीक है। आई करंट आपका फ्लो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, मान लिया फाई एंगल आपका बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आई ना दो कंपोनेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। तो जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर हम विर्चुअल वैल्यू लेकर चलते हैं यहाँ पर करंट की, तो ये हो जाएगा आई वी कॉस फाई। और जो विदाउट आपके पास में थीटा का कंपोनेंट होगा, मतलब कि विदाउट क्या होगा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट, वो हो जाता है आपका साइन वाला कंपोनेंट, ठीक है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये विर्चुअल वैल्यू थी करंट की, दो कंपोनेंट मैंने तोड़ दिया, आई वी कॉस थीटा एंड आई वी साइन थीटा। अब ये आई वी कॉस थीटा तो पावर के कंजप्शन के अंदर यूज हो जाता है, लेकिन जो ये आई वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये वॉटलेस करंट है, मतलब ये वाला कंपोनेंट सर्किट से कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। कौन से वाला कंपोनेंट आपका, आई वी साइन फाई वाला, मतलब कि साइन वाला जो कंपोनेंट है वो करंट का, विर्चुअल करंट का, वो कोई भी पावर ड्रॉ नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है, आपका वॉटलेस करंट, ठीक है। अच्छा आगे की साइड चले। अब तो एक तो पावर का फॉर्मूला ये वाला हो गया, एक पावर का फॉर्मूला आपके पास में क्या होगा, इसी से ही बना सकते हैं। जैसे करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और अगर हम यहाँ पर IRMS वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, ऊपर आपकी नेट क्या आएगी, फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर हम RMS वैल्यू पुट करेंगे किसकी, वोल्टेज की, और नीचे रेजिस्टेंस नहीं पूरा का पूरा Z आएगा। Z क्या होता है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है। तो फॉर्मूले के अंदर हम लिखे तो एक आई था, आई को मैंने दो पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया, तो एक IRMS रहा, दूसरे IRMS की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, आपकी जगह पे ये वाली वैल्यू, यानी कि VRMS अपॉन का Z, यहां पर आपका R था और यहां पर क्या था, cos फाई, ठीक है। यहां तक की बात। अब ध्यान से देखो, जो एक cos फाई होता है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, और ये cos फाई बराबर होता है किसके, आपके पास में, इसको नहीं तोड़े हम, तोड़ भी सकते हैं नहीं भी तोड़ सकते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं इसका हम यहाँ पर, ठीक है। आगे की साइड हम चलते हैं यहाँ पर, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इसका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करते, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, क्योंकि मैं डेरिवेशन का करना क्या है। तो एक फॉर्मूला आपका ये होता है, दूसरा पावर का फॉर्मूला होता है IRMS इंटू में VRMS इंटू में आपका cos फाई। पावर के हम दो फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, एक तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है पावर का, I स्क्वायर RB होता है, एक पावर का फॉर्मूला V इंटू में भी I होता है, एक पावर का फॉर्मूला ऐसे तो V स्क्वायर बाय में RB होता है। तीनों के तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से ही निकलते हैं ना, तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर दो फॉर्मूले ज्यादा यूज किए जाते हैं, एक तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS वैल्यू इंटू में R इंटू में cos फाई, और एक ये वाला, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके पास में ज्यादा यूज होते हैं। अब आएंगे हम पावर फैक्टर के ऊपर भी।
ठीक है, यहाँ तक की बात। कौन से दो फॉर्मूले देख लिए हमने, ये वाले, ठीक है। वॉटलेस करंट भी देख लिया। अब होता है आपके पास में क्या कि ये जो cos फाई मैं लिख रही थी, अभी सॉल्व कर रही थी, सॉल्व तो हमने नहीं करा, तो देखो जो ये cos फाई होता है ना, ये होता है आपका पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, cos फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर, और ये पावर फैक्टर बराबर होता है आपके पास में R बाय में Z के बराबर। R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और Z क्या है, आपका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या फिर Z का एक नाम और होता है, इसको हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इम्पीडेंस भी बोलते हैं, ठीक है हमारे पास में। और वैसे ये Z किसके बराबर होता है आपके पास में, और खोलकर लिखना चाहो तो हमें Z का जो पुराना फॉर्मूला पढ़ा था ना, √R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वो भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन बनता है पावर फैक्टर का, एक तो इतना ही बनता है, और दूसरा कि cos फाई की वैल्यू 1 कब होती है। देखो जो cos 0 होता है ना आपके पास में, उसकी वैल्यू तो 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, 0। यानी कि जब ये फेज डिफरेंस आपका 0 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर सबसे ज्यादा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास में कि अगर कोई सर्किट कैसा है आपका रेजिस्टिव है, मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि जो Z होता है ये एक चीज की और बराबर होता है, जो होता है R का स्क्वायर इंटू में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अगर आपके सर्किट के अंदर क्या है आपके पास में XL और XC की वैल्यू क्या है, बराबर है, या फिर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, तो क्या होगा, इनकी वैल्यू तो कैंसिल होगी। R जब R² जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ओनली R बच जाएगा, और R से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 1। तो अपने पास से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 कब आती है आपके पास में। तो देखो मैक्सिमम पावर फैक्टर आ गया अपने पास में। अब जो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि मैक्सिमम पावर फैक्टर क्या होता है, 1। तो अगर आपके पास में कोई सर्किट प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर कभी भी कोई भी पावर को ड्रॉ नहीं करते, किससे, सर्किट से। प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर आपके पास में कभी भी पावर को ड्रॉ नहीं करते, तो उनके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। पावर इन ड्रॉ करे तो उनकी वैल्यू भी नहीं आएगी, किसकी, अगर क्या है आपके पास में प्योर इंडक्टर है, या फिर क्या लगा हुआ है आपके पास में प्योर कैपेसिटर। इंडक्टर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्या है आपके पास में प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आपके पास में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी कोई पावर ड्रॉ नहीं करते आपके पास में सर्किट से, लेकिन प्योर रेजिस्टर हमेशा पावर ड्रॉ करता है, किससे, सर्किट से। और उसकी वजह से जो पावर का फॉर्मूला आता है वो आता है आपके पास में I² RMS इंटू में R। क्या फॉर्मूला आता है आपके पास में, I² RMS इंटू में R, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर जरूर ड्रॉ करेगा आपके पास में, प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर जबकि नहीं करेंगे, लेकिन क्या है आपके पास में प्योर रेजिस्टेंस के लिए जब आपको पावर ड्रॉ निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, I² RMS इंटू का R। और पावर फैक्टर की वैल्यू 1 कब होती है, जब प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर हो, क्योंकि ये सर्किट से कोई भी पावर को ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। ये चीजें होगी। आगे हमारे पास में एक चीज और आती है AC और DC करंट से रिलेटेड, वो क्या है हमारे पास में, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो DC करंट होता है आपके पास में और एक AC करंट होता है, ये तो हमें पता है DC करंट स्ट्रेट लाइन में चलता है, और AC करंट कैसे चलता है, इस तरीके से वेव की फॉर्म में, यानी साइनसॉइडल। दूसरा जो आपके पास में AC करंट होता है, इसके ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के दोनों प्रोड्यूस करता है। जो आपके पास में DC करंट होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से। किसकी वजह से, आपके पास में DC करंट की वजह से, ठीक है। हम बोलते हुए ना कि DC करंट आपको झटका नहीं देता, लेकिन AC करंट बहुत जोर का झटका देता है, ठीक है। तो आपके पास में DC उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, उसका दूसरा वो होता है आपके पास में रीजन, ठीक है। तो DC करंट के पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होती है, जबकि AC करंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट होती है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे करंट नहीं फील्ड आएगा, ठीक है, यहाँ तक की बात।
दूसरा, एक कैपेसिटर से क्वेश्चन बनता है हमारे पास में कि जो डीसी सर्किट होता है उसके अंदर जो कैपेसिटर होता है वो करंट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। डीसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर क्या कर देगा, आपके करंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, यहां तक की बात। जबकि एसी सर्किट की अगर हम बात करें तो एसी सर्किट के अंदर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है, सर्किट के अंदर क्या करेगा, करंट को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करेगा, लेकिन कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। क्या चीज है, एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के दोनों करंट को मेंटेन करने में तो हेल्प करेंगे, लेकिन सर्किट से कोई भी पावर को ड्रॉ वो नहीं करते। तो एक चीज आपके पास में ये होगी। आई होप, हाँ एक चीज और रहती है इसके अंदर बतानी। ठीक है, यहां तक की बात होगी आपके पास में एसी और डीसी सर्किट के अंदर। एक चीज और आती है हमारे पास में कि जो आपके पास में एमामीटर और जो वोल्ट मीटर लगे हुए होते हैं, जो करंट की रीडिंग लेते हैं, वोल्टेज की रीडिंग लेते हैं, कौन, एमामीटर और जो वोल्ट मीटर होते हैं ये वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया था, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने। जो आपके पास में डीसी होगा ना, डीसी करंट तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में दोनों चीजें प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों शो करेगा। लेकिन जो आपके पास में एसी वाला होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक नहीं। इस पॉइंट को करेक्ट कर लो कि जो आपके पास में एसी सर्किट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। मैंने इलेक्ट्रिक बोल दिया था शायद से गलत से, वो नहीं होएगा, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा। जबकि डीसी सर्किट क्या करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को शो करेगा। अब मैं बात कर रही थी एमामीटर और वोल्ट मीटर की। तो एमामीटर और वोल्ट मीटर वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। ठीक है, तो एमामीटर और वोल्ट मीटर किसके ऊपर काम करते हैं, ये काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। और जो आपके पास में क्या है, एमामीटर और वोल्ट मीटर, ये किसको मेजर करते हैं, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं, किसकी, करंट की और वोल्टेज की। ठीक है, हमारे पास में तो क्या है हमारे पास में कि एमामीटर और वोल्ट मीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं और किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। तो इसी के साथ में ही हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, तो फिर से हम किसी नई सीरीज के साथ में नहीं, मतलब इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। ठीक है।